तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पावरफुल आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सीतुनान था। अब सीतुनान के पास हेवनली पल होता है। उस पल की पावर बहुत ज्यादा थी। हेवनली पल किसी भी इंसान को इमोर्टल लेवल पर पहुंचाने के लिए काफी था। अब वो हेवनली पल सीतुनान के पास होता है। इस वजह से काफी पावरफुल लोग सीतुनान के पीछे आ गए और सीतुनान से उस पल को लेने की कोशिश करी, लेकिन सीतुनान अपनी आखिरी सांस तक उन सबसे लड़ता रहा और जब उसे एहसास हुआ कि अब वो जीत नहीं सकता तो इस वजह से सीतुनान ने अपनी बॉडी को खत्म कर दिया। इस धमाके से सीतुनान की बॉडी खत्म हो गया, लेकिन उसकी सोल और वो हेवनली पल किसी दूसरी दुनिया में आ गया। अब हमें हजारों साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अपने पेरेंट्स के कामों में उनका हाथ बटा रहा था। तभी कुछ लोग उनके घर में आकर तोड़फोड़ करने लगे। अब ये देखकर वो लोग उनसे कहने लगे थे कि आप कुछ दिनों का हमें मोहलत दे दे, हम आपके सभी पैसे लौटा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जानबूझ के उन्हें इग्नोर किया और उनके घर को लगभग बर्बाद कर दिया, जिस वजह से अब वो सब निराश हो गए थे क्योंकि उन्होंने वांग, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, उसके लिए काफी अच्छी चीजें सोच रखी थी, लेकिन इन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस वजह से वांग इमोर्टल की दुनिया में जाना चाहता था क्योंकि उसे एहसास हो जाता है अगर वो कमजोर रहता है तो वांग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से वांग यहाँ पर होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोचता है ताकि वांग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इमोर्टल की दुनिया में जा सके। अब वांग अपनी फैमिली से अनुमति लेकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है। अब उस जगह पे काफी सारे लोग आए थे ताकि वो सभी हानवो सेक्ट में ज्वाइन हो सके। तभी वहाँ पर एक एल्डर आकर उनसे कहते हैं, मुझे पता है आप लोग हानवो सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आए हैं, लेकिन किसी भी सेक्ट में आप बिना ट्रायल दिए नहीं जा सकते। इसी तरह अगर आपको हानवो सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर काफी सारे ट्रायल देने होंगे और पहला ट्रायल फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। अगर आपने इसे पार कर लिया तो आप अगले लेवल पे जा सकते हैं। फिर सभी एल्डर्स उन सभी की फिजिकल बॉडी चेक करने लग गए थे, जहाँ पर काफी लोग फेल होते हैं तो कुछ पास, और कुछ समय बाद वांग का नंबर भी आ जाता है। जब एल्डर वांग की बॉडी को जांचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वांग की बॉडी काफी कमजोर है, इसलिए वो एल्डर वांग को रिजेक्ट कर देते हैं। अब इस बात से वांग काफी बड़े सदमे में जा चुका होता है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वांग फिर से अपनी हिम्मत को बांधते हुए वो फैसला करता है कि अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन इसके बावजूद वांग अगले ट्रायल में जाएगा और इस बार वांग इस ट्रायल को पास जरूर करेगा। इसी सोच के साथ वांग दूसरी ट्रायल में आ जाता है और ये ट्रायल काफी खतरनाक होता है, लेकिन इसके बावजूद वांग अपनी हिम्मत को नहीं हारता और लगातार सभी चीजों को पार करते हुए हानवो सेक्ट के पास आ गया था। लेकिन ट्रायल का समय समाप्त हो जाता है, जिस वजह से वांग हानवो सेक्ट के अंदर नहीं जा पा रहा था। अब इस बात से वो एक बार फिर से टूट गया, लेकिन तभी वो बेहोश होकर एक नई जगह पर आ गया। वांग अभी के लिए हेवनली पल में होता है जहाँ पर उसे सीतुनान की स्पिरिट दिखाई देता है। सीतुनान की स्पिरिट वांग से कहता है, आखिरकार कोई इंसान मेरे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ ही गया। पिछले हजारों सालों से मैं किसी का इंतजार कर रहा था ताकि कोई इंसान इसके अंदर आए और उसकी बॉडी के अंदर मैं अपनी स्पिरिट को डाल सकूं। उसके बाद मैं अपनी पूरी पावर को भी फिर से रिकवर कर सकता हूँ। और फाइनली इतने हजारों साल के बाद वो दिन आ ही गया। ये कहने के बाद सीतुनान वांग की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीतुनान वांग की बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहे थे। अब इस बात से वांग भी काफी इरिटेट हो गया था। वांग सीतुनान से सवाल करता है कि आप मुझे इमोर्टलिटी की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये सुनकर सीतुनान थोड़ी गुस्से से कहते हैं, बच्चे पहले तुम अपनी बॉडी देखो, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक होने के साथ साथ तुम्हारे पास कोई टैलेंट भी नहीं है। अब इस बात से वांग को काफी गुस्सा आ गया था। वांग सीतुनान से कहता है कि भले ही मेरी बॉडी काफी कमजोर हो, लेकिन इसके बावजूद मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इसके अलावा मैं एक दिन इमोर्टलिटी को हासिल जरूर करूंगा। दूसरी तरफ सभी एल्डर्स वांग के पास आ गए थे और वांग को बताते हैं कि भले ही तुमने सेकंड टेस्ट को पार करने में काफी लेट लगा दिया, लेकिन आज से तुम भी हानवो सेक्ट से जुड़ सके हो। अब ये सुनकर वांग काफी खुश हो गया। फिर अगले सीन में एक एल्डर्स वांग को यहाँ की रैंकिंग बता रहा था कि यहाँ पर सभी लोगों के कपड़े उनकी रैंक को दर्शाते हैं। जिसके पास ग्रे कलर के कपड़े होते हैं उनकी कोई भी रैंक नहीं होती, और जिसके पास येलो कलर की कपड़े होते हैं वो दूसरे रैंक पे आते हैं, और अगर किसी के पास रेड कलर के कपड़े होते हैं तो उनकी रैंक फर्स्ट नंबर पे आती है, और आखिरी में व्हाइट कलर के कपड़े एक एल्डर या एक मास्टर की होती है। अभी के समय तुम्हारी कोई भी रैंक नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम काफी मेहनत करोगे। अब सब कुछ समझा देने के बाद वो एल्डर वांग को यहाँ के मिशन के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हें काफी सारे टास्क दिए जाएंगे जो कि तुम्हें एक लिमिट समय में पूरा करना होगा, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब वांग अपने रूम में आ गया था। वहाँ पर काफी सारे वांग जैसे ही लोग थे जिनकी कोई भी रैंक नहीं होता। अब फिर वांग अपने टास्क को पूरा करने लग गया था, लेकिन ये टास्क काफी हार्ड होता है, जिस वजह से वांग के हाथों में छाले आ गए थे। तभी वांग हेवनली पल को बाहर निकालकर एक पानी में डालकर देखता है कि आखिर ये क्या है। वांग कुछ एक्सपेरिमेंट करके
कि उसे समझ में आ गया था कि ये पल काफी खास है। अब वांग इस पल की पावर को काफी अच्छी तरह से सीख रहा था और वो भी काफी जल्दी, जिस वजह से सीतुनान वांग से काफी इम्प्रेस होते हैं। दूसरी तरफ ये सभी चीज एक एल्डर भी देख रहा था कि कैसे वांग अपनी हर एक टास्क को काफी आसानी से कंप्लीट कर रहा है, जिस वजह से उसे वांग पे शक होता है कि जरूर वांग के पास कोई स्पेशल ट्रेजर है जिसकी वजह से वांग ये सब कर रहा है। अब वो ट्रेजर को हासिल करने की इरादे से वांग को काफी टॉर्चर करने लग गया था ताकि वांग उसे वो ट्रेजर दे दे, लेकिन वांग उसे नहीं दे रहा था। अब वो एल्डर ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब दूसरी तरफ सीतुनान भी समझ गए थे कि वांग काफी अच्छा लड़का है और वो वांग की मदद करने के इरादे से वांग को अलग अलग टेक्निक से आने लग गए थे, जिस वजह से वांग कुछ ही समय के अंदर काफी अच्छी प्रोग्रेस कर लिया था। उसके बाद सीतुनान ग्रेविटी प्रेशर नाम की एक टेक्निक वांग को सिखाने लग गए थे। अब एक दिन एक व्हाइट कलर के मास्टर ने वांग को अपना डिसाइपल बना लिया, इस वजह से वांग काफी खुश हो गया था। वो मास्टर वांग को कुछ एलेक्सर देते हैं जिसे वांग खा लेता है। उसके अगले सीन में हम पहले वाले एल्डर को देखते हैं जिसने वांग पर टॉर्चर किया था। अब वही एल्डर एक डिसाइपल को परेशान कर रहा था, तभी वहाँ पर वांग आ जाता है। वांग कहता है हम दोनों का रैंक सेम हो चुका है तो क्यों ना हम एक मैच कर लें। ये कहने के बाद वांग अपने ग्रेविटी प्रेशर से उस एल्डर को काफी चोट पहुंचाने लग गया था। अब मौका देखकर वो लड़का भी अपने खंजर से उस एल्डर को जान से मार देता है। वो एल्डर अचानक से हुए इस मूव से बच नहीं पाया और वो वहाँ पर मारा जाता है। इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में वांग उस लड़के को वहाँ से भेज देता है। अब वो लड़का वांग को शुक्रिया कहकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वांग अपने ग्रेविटी पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर कम हो गई थी। तब सीतुनान उसकी मेमोरी चेक करके उसे बताते हैं कि उसका मास्टर ने उसके एलेक्सर में पॉइजन मिला रखा था। ये सुनकर वांग को यकीन नहीं होता कि उसके मास्टर ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन दूसरी तरफ सीतुनान उसको बचाने के एक रास्ता दे देते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, एक खतरनाक जहर को ढूंढने को कहते हैं ताकि उस पॉइजन से वांग की जान बचाई जा सके। अब ये करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि दूसरे पॉइजन से वांग की जान भी जा सकती थी, लेकिन वांग ये करने का फैसला कर लिया था। अब कुछ समय बाद वहाँ पर 2 सेक्ट के बीच कंपटीशन शुरू हो गया, हानवू सेक्ट और जुआनवू सेक्ट। अब वहाँ पर एक पॉइजनस बीस्ट भी आया था। ये देखकर वांग इसी पॉइजन की मदद लेने का फैसला करता है। उसके बाद उन दोनों सेक्ट में कुछ समय बातें होती है। बात खत्म हो जाने के बाद सीनियर एल्डर उन सभी को रेस्ट करने के लिए कहते हैं ताकि वो सभी कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। फिर जुआनवू सेक्ट के डिसाइपल रेस्ट करने के लिए चले गए थे। हानवू सेक्ट के सीनियर एल्डर इन डिसाइपल और इनके बीस्ट का ख्याल रखने को कहते हैं। अब वांग उस बीस्ट का ख्याल रखने का जिम्मेदारी ले लेता है, जिस वजह से काफी डिसाइपल खुश हो गए थे क्योंकि उस बीस्ट का पॉइजन काफी खतरनाक था। वांग उस बीस्ट को एक जगह लेकर आ गया था जहाँ पर आसपास कोई नहीं होता। फिर वांग बीस्ट के खाने में कुछ मिला देता है जिस वजह से वो बीस्ट बेहोश हो गया। अब वांग उस बीस्ट के अंदर से उसका पॉइजन निकाल कर अपनी बॉडी के थ्रू पहले वाले पॉइजन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वांग सीतुनान की गाइडेंस पे ट्रेनिंग करते हुए उस पॉइजन को कंट्रोल कर लेता है। अब वांग बॉडी ओरा के 14 पड़ाव पे आ गया था। ये देखकर सीतुनान हैरान हो गए। अगले सीन में जुआनवू सेक्ट के डिसाइपल वांग से सवाल कर रहे थे आखिर तुमने हमारे बीस्ट के साथ क्या किया है कि उसकी तबीयत काफी खराब है। अब वो लोग वांग पे हमला कर रहे थे, लेकिन तभी वांग के मास्टर उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। अब वांग के मास्टर की इस हरकत से उन लोगों को काफी गुस्सा आ गया था। अब वो गुस्से में आकर अब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जुआनवू सेक्ट के डिसाइपल का सीनियर उन्हें शांत करवा कर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ वांग अपने मास्टर को धन्यवाद कह रहा था क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। अब इस बात पर वांग के मास्टर मुस्कुराकर वांग को यहीं पर कुछ समय रुकने के लिए कहते हैं। अभी के समय वांग ने सीतुनान की एक टेक्निक की मदद से अपना असली लेवल छुपाया था, इसलिए वांग के मास्टर भी वांग की असली पावर को महसूस नहीं कर पाते। वांग के मास्टर भी जानते थे कि वांग के पास एक स्पेशल ट्रेजर है जिसकी वजह से उसकी बढ़ोतरी काफी तेजी से हो रही है। अब वो कुछ सोचते हुए वांग को आराम करने के लिए कहकर वांग को अपने रूम में भेज देते हैं। अगले दिन दोनों सेक्ट के बीच कंपटीशन शुरू हो गया। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जुआनवू सेक्ट की डिसाइपल थी। अब एक एल्डर आकर उन्हें रूल समझाता है, जो भी आखिरी तक बचेगा वही इस कंपटीशन का विनर कहला जाएगा। फिर उन दोनों सेक्ट की तरफ से लोग आते हैं, उनके बीच कंपटीशन शुरू हो गया। लेकिन जुआनवू सेक्ट के डिसाइपल काफी आसानी से हानवू सेक्ट के डिसाइपल को हराकर उनकी बेइज्जती कर रहे थे कि तुम एक मामूली इंसान हो। ये कहते हुए वो अपने काफी सारे स्वॉर्ड के क्लोन क्रिएट करके सब पे हमला कर देते हैं। अब कुछ स्वॉर्ड के क्लोन वांग के पेरेंट्स की तरफ जा रही थी। अब ये देखकर वांग के पेरेंट्स काफी डर गए थे। इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में वांग बीच में आकर उन हमलों को खत्म कर देता है। अब इस बात से वो गुस्से से वांग पे हमला कर रहा होता है, लेकिन वांग उसके हमले को आराम से रोक पा रहा था। वो डिसाइपल वांग से कहता है तुम बॉडी ओरा के 6th
बड़ा ऊपर हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। अभी वो ये सब कह ही रहा था, तब तक वांग ने उसके दोनों सैनिक को मार दिया होता है। अब ये देखकर वहाँ पर जितने लोग थे वो सभी हैरान हो गए। दूसरी ओर उस डिसाइपल के पसीने छूटने लगते हैं। तभी वांग अपनी असली लेवल सबको शो करता है। अब वांग की असली लेवल देखकर वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग उसे रोककर वहाँ पर काफी मारने लग गया। तभी एक एल्डर बीच में आकर डिसाइपल को बचाते हैं, लेकिन अब जबकि वांग ने उस डिसाइपल को हरा दिया था, इस वजह से हान बुशेक इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। अब हान बुशेक के चीफ एल्डर वांग से खुश होकर उसकी रैंक को बढ़ा देते हैं, जिससे वांग काफी खुश हो गया। अब दूसरी तरफ जुआन बुशेक के सभी एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग अपने पेरेंट्स से मिलकर उन्हें अलविदा कहता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक जाइंट स्प्रिट आती है, जो कि जुआन बुशेक के हेड का था। वो आकर उनसे कहता है, आज मैं इस सेक्ट को अपने कब्जे में कर ही लूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे सोल्जर्स को मार दिया है। अब सिर्फ तुम ही लोग बचे हो। दूसरी तरफ वांग के मास्टर वांग को अपने रूम में लेकर उसे चाय का ऑफर करते हैं। वांग अपनी पावर की मदद से महसूस कर लेता है कि उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना हुआ है, इसलिए वांग समझ जाता है कि उसका मास्टर जरूर कुछ प्लानिंग बना रहा है। अब इसीलिए वांग उस चाय को फेंक देता है। वांग के मास्टर भी समझ चुके थे कि वांग को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो वांग को अपने एक फॉर्मेशन में कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ जुआन बुशेक का हेड मास्टर सभी पर हमला कर रहे थे, लेकिन सभी एल्डर और डिसाइपल एक फॉर्मेशन की मदद से अपने आप को बचा रहे थे। ये देखकर जुआन बुशेक के हेड को काफी गुस्सा आ गया। वो एक पावरफुल अटैक बनाकर उन सभी लोगों पर कर देते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग काफी घायल हो जाते हैं। हमारा ध्यान वांग के मास्टर पे शिफ्ट होता है, जिससे अब तक पता चल चुका होता है वांग के पास एक स्पेशल ट्रेजर है, और इसकी मदद से वांग ने अपनी स्ट्रेंथ को इतनी ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन तभी वांग अपने मास्टर की बॉडी को कंट्रोल करते हुए अपने आप को आजाद करा लेता है। ये देखकर वो मास्टर हैरान और परेशान हो गए। तभी वांग अपने मास्टर को बताता है कि मैं भी आपसे काफी चालाक हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वांग ने मास्टर की चाय के अंदर बॉडी कंट्रोल दवाई मिला रखा था। अब वांग आजाद होने के बाद उस मास्टर पे एक पावरफुल अटैक करके उसे जान से मार देता है। बाहर हमें दिखाया जाता है स्पिरिट ने काफी डिसाइपल को अपनी तरफ कर लिया था। ये देखकर हान बुशेक के एल्डर को काफी बुरा लगता है। वांग अपने सेक्ट की ऐसी हालत को देखकर हैरान हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पहाड़ों में चला जाता है। अब हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुआन बुशेक के कुछ डिसाइपल उसी तरफ आ रहे थे। तभी उन्हें काफी पावरफुल ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से वो दोनों की हालत खराब हो गई थी। एक शांत और रूह कपा देने वाली आवाज आती है कि यहाँ से भाग जाओ, मुझे किसी भी तरह डिस्टर्ब पसंद नहीं। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। तभी एक पावरफुल लड़के को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वांग था, जिसका पूरी तरह से लुक चेंज हो गया था। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था वान बुशेक के अंदर जुआन बुशेक की हेड की स्पिरिट आकर सभी पे हमला करने लग गए थे और उन सबको जान से मारकर वापस चले गए। अब दूसरी तरफ वांग पहाड़ों में जाकर अपनी कल्टीवेशन करने लगा और लगातार 4 सालों के बाद वांग पहाड़ों से बाहर आ गया। अब हम वांग को एक नए रूप में देखते हैं। वांग पहले वाला वांग नहीं रहा, वो पावर के साथ साथ अपने रूप को चेंज कर लिया था। अब वो बोरी ओरा के 15th लेवल पे आ गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ लोग काफी ट्रेजर को लेकर जा रहे होते हैं, तभी उन सबकी नजर अपने सामने खड़े वांग पर आ गया। वो सभी वांग को देखकर चौकन्ने हो गए। तभी वांग ने उन्हें बताया कि वो तियानबू सिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन अब मैं रास्ता भटक चुका हूँ। तब वो सभी लोग वांग को तियानबू सिटी की ओर अपनी गाड़ी पर बैठाकर तियानबू सिटी की ओर निकल गए कि वो सभी तियानबू सिटी की ओर जा रहे थे। उसके अगले सीन में वांग स्पेशल वर्ल्ड में आ गया। वांग जितुनान से कहता है, मैं बोडी ओरा के 15th लेवल को काफी पहले पार कर लिया और अब मैं काफी दिनों से लेवल पार नहीं कर रहा। तो क्या आप मुझे बताएंगे अब मैं फाउंडेशन लेवल की ट्रेनिंग कब स्टार्ट करूं? ये सुनकर जितुनान चौंकते हुए कहते हैं, वांग तुमने कुछ दिन पहले ही लेवल पार किया है और इसे तुम काफी दिन कहते हो। लोगों को एक एक स्टेज पार करने में सालों भर का समय लग जाता है। और आखिरी में कहते हैं, खैर इस बात को हटाओ, अगर तुम इतनी जल्दी लेवल पार करोगे तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम फाउंडेशन लेवल पे जाना चाहते हो तो तुम्हें किसी फाउंडेशन लेवल वाले को मारना होगा और उसकी टेक्निक को छीन कर तुम अपने लेवल बढ़ा सकते हो। लेकिन वांग किसी को भी मारना नहीं चाहता था। अब रात को सभी एक जगह रुककर आराम कर रहे थे, तभी उनके सामने एक इमोर्टल आ गया, जो कि उनसे वो सभी ट्रेजर लेने आया था। ये इमोर्टल वांग का दोस्त होता है, लेकिन किसी वजह से वो वांग को पहचानता नहीं। तभी उस जगह पे एक और इमोर्टल आकर सभी को मारकर उनकी स्पिरिट फील्ड से अपनी पावर को बढ़ाने लग गया और वांग को मारने के लिए अपने साथी को भेज दिया। लेकिन तभी वो इमोर्टल अपने साथी को रोककर उसका हाथ चेक करके उससे कहता है, तुम इसे मारना नहीं चाहते, क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर वो आगे कहता है, मैंने तुम्हारे हाथों में बेहोशी तिलिस्मान देख लिया। तब वांग का दोस्त अपने सीनियर से कहता है, वांग
मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उसने मेरी मदद की थी। अब ये सुनकर वो एल्डर भड़क गया। वो एल्डर गुस्से में वांग के दोस्त को मारने लग गया। तब वांग को भी काफी गुस्सा आ गया। वांग अपनी पावर से उस एल्डर पे हमला करने लग गया, लेकिन वो एल्डर भी बॉडी ओडा के 15th लेवल पर था, जिस वजह से वो एल्डर वांग को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था। अब वांग अपने तिलिस्मान से उस एल्डर की स्वॉर्ड को कैद कर लिया। दूसरी तरफ वो एल्डर वांग के हाथों में एक खतरनाक तिलिस्मान को देखकर डर गया था और वो डर के भागने लगा, लेकिन वांग उसे भागने का मौका नहीं देता और सही समय देखकर उस एल्डर को जान से मार देता है और उस एल्डर की स्वॉर्ड को अपनी स्टोर रूम में रख लिया ताकि सही समय आने पर वांग उस स्वॉर्ड को रिफाइन कर सके। अगले सीन में वांग अपने दोस्त से कुछ बात कर रहा था। फिर अगले दिन वो दोनों तियानबू सिटी के अंदर आ गए। वांग एक रूम में आकर उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो स्वॉर्ड अपने आप को वांग के हवाले नहीं करना चाहता था। वो स्वॉर्ड बार बार वांग पे हमला करने लग गया, लेकिन वांग भी अपने जिद पर अड़ा रहा। आखिरी में वो स्वॉर्ड हार मानकर वांग से कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझे रिफाइन करना चाहते हो तो पहले तुम्हें सोल सैक्रिफाइस करना होगा, तभी जाकर मैं रिफाइन हो सकती हूँ। अब ये सुनकर वांग हैरान हो गया कि अब उससे सोल सैक्रिफाइस करना होगा, तब जाकर वो उस स्वॉर्ड को रिफाइन कर पाएगा। अगले सीन में हम उस इमोर्टल के एल्डर को देखते हैं जो कि उस सिटी लॉर्ड के पास आया हुआ था वांग को मारने के लिए। वो एल्डर सिटी लॉर्ड की तरफ एक ट्रेजर को देते हुए कहता है, आपको वांग को मारना होगा, बदले में मैं आपको ये ट्रेजर दे दूंगा। सिटी लॉर्ड उस ट्रेजर में ज्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड का पोता तियांग आ गया जो कि इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उस एल्डर को तियांग की पावर पर भरोसा नहीं होता कि वो वांग को मार सकता है, इसीलिए वो गुस्सा में आके तियांग ने उस एल्डर को अपनी पावर दिखाई। तियांग की पावर बहुत ज्यादा होती है। अब उस एल्डर को भी समझ में आ चुका था कि तियांग वांग को मार सकता है, इसलिए वो बेफिक्र होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग के दोस्त पे आ गया जो कि भी बाजार में घूम रहा था, लेकिन तभी उसके सामने तियांग आ गया जो कि उससे पूछता है आखिर वांग कहाँ पर है, लेकिन वो वांग को बारे में बताने के लिए कुछ राजी नहीं होता, जिस पर तियांग ने गुस्से में आकर उसे मार देता है और अपने कुछ लोगों को वांग को ढूंढने को भेज दिया ताकि इस तरीके से वो वांग को भी मार सके। दूसरी तरफ वांग अभी भी उस स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे वो स्वॉर्ड वांग के कंट्रोल में आने लग गया था, लेकिन तभी वांग को एहसास होता है कि उसके घर की तरफ कोई आ रहा है। वांग को इतना समझ में आ चुका था कि जो भी उसे ढूंढने के लिए आ रहा है वो काफी पावरफुल व्यक्ति है, इसलिए वांग वहाँ से जल्दी से निकल गया क्योंकि वो अपने सेंस से ये समझ जाता है कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है। वांग के वहाँ से निकलते ही वांग के दरवाजा खुल गया। हम देखते हैं वहाँ पर काफी लोग आ गए थे। वो सभी अभी वांग को ही ढूंढ रहे होते हैं। उन सभी का लीडर अपने लोगों से कहता है, वांग यहीं पर आसपास होगा, जाओ और ढूंढो, ये हमारे यंग मास्टर का ऑर्डर है। यह सुनते ही वो सब वांग को ढूंढने के लिए वापस निकल गए। दूसरी तरफ वांग हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि वो उड़ को यहाँ से नहीं निकल सकता। तभी अचानक से तियांग वांग के सामने आ गया, जिसे देखकर तो वांग काफी ज्यादा घबरा गया। तभी तियांग वांग से कहता है, तुम और तुम्हारा दोस्त तो तुम दोनों मुझे भगाने में लगे हुए हो, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा था उसी तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये कहते हुए वो एक पावरफुल अटैक वांग पे कर देता है, जिससे वांग काफी घायल हो गया। तभी उसे अपना दोस्त दिखता है जो कि मरा हुआ था। अब ये देखकर तो वांग को काफी गुस्सा आ गया। वांग गुस्से में आकर अपने स्वॉर्ड से तियांग पे हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर तियांग उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। तियांग वांग से कहता है, तुम्हारे मामूली अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब कहते हुए तियांग वांग का काफी मजाक उड़ाने लग गया। वांग तियांग से कुछ समय के लिए फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय के अंदर उसे समझ में आ चुका था कि उन दोनों का लेवल काफी डिफरेंस है, इसलिए वांग वहाँ से निकलना ही सही समझता है। बाद में वो इस तियांग दोस्त की बदला जरूर लेगा। ये सोचते हुए वांग वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ तियांग भी समझ चुका था कि वांग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो वांग के पीछे जाने लग गया ताकि वो वांग को कुछ भी करके मार सके। तियांग वांग को मारने के लिए अपने एक पावरफुल अटैक को यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं वांग से तियांग के हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। वांग को बचने में सितुनान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग को कुछ बार टेलीपोर्ट कर देते हैं ताकि इस तरीके से वांग तियान से दूर हो सके। अब टेलीपोर्ट की पावर देखकर तियान हैरान हो गया। वो वांग से कहता है, ये टेलीपोर्ट की पावर मैं जरूर लूंगा तुम्हें मारने के बाद, तो तुम्हारा हर एक ट्रेजर मेरा हो जाएगा। ये सब कहते हुए तियांग काफी खुश हो रहा था। तियांग अपनी स्वॉर्ड को बड़ा करके वांग पे हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर वांग अपने स्वॉर्ड से उसके फेस पे एक स्क्रैच मार देता है, जिस वजह से तो तियांग का खून खोल गया था। वो गुस्से से वांग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे चेहरे को कट कर दिया,
दिया, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए त्यांग ने अपने स्वॉर्ड से वांग पे हमला कर दिया, लेकिन सही समय रहते हुए वांग ने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। अब हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर त्यांग अभी भी वांग का पीछा कर रहा था। वांग लगातार 3 दिनों से भाग रहा होता है। वांग की पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। वांग महसूस करता है कि उसके पास जो पानी था वो भी खत्म हो चुका है, जिस वजह से वो अपनी चोटों को हील नहीं कर सकता। इसीलिए जल्द से जल्द वांग को त्यांग से पीछे छोड़ाना होगा, नहीं तो वांग यहाँ पर जरूर मारा जाएगा। दूसरी तरफ सितुनान भी काफी कमजोर हो चुके थे, क्योंकि वो अपनी पावर भी वांग को सप्लाई कर रहे होते हैं, ताकि इस तरीके से वांग बच सके। भागते भागते वांग को एक जंगल दिखता है, जो कि काफी खतरनाक दिख रहा था। वांग सोचता है कि इसके अंदर आना ही होगा, नहीं तो त्यांग उसे जान से मार देगा। इसलिए वांग को ना चाहते हुए भी उस जंगल में एंटर करना पड़ता है। वांग के जंगल के अंदर जाते ही कुछ ही समय बाद वहाँ पर त्यांग भी आ गया। त्यांग को अपनी दादा की बातें याद आती है, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उससे कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर पास वाले जंगल में कभी भी मत जाना, क्योंकि वो काफी खतरनाक जंगल है। जब तक तुम मरने का इरादा ना बना लो, जब तक उस जंगल में मत जाना। मगर इस बात को इग्नोर करते हुए त्यांग उस जंगल के अंदर चला जाता है। त्यांग अपने मन में सोचता है, मैं काफी पावरफुल व्यक्ति हूँ, जिस वजह से जंगल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब सोचते हुए त्यांग वांग के पीछे चला गया। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर जंगल के अंदर आ गया, जहाँ पर वांग आ चुका था। हम देखते हैं वांग के कुछ कदम आगे आते ही काफी सारे बैलों ने उसे जकड़ लिया होता है। वांग अपने आप को जितना बैलों से छुड़ाने की कोशिश करता, वो बैल उतने ही मजबूत होते जाता। उसकी स्पिरिचुअल पावर की भी उन बैल पर काम नहीं कर रहा था। ये देखकर तो वांग और भी परेशान हो गया, लेकिन कुछ समय के अंदर वांग को ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो अपनी पावर जितना इस्तेमाल करेगा, ये बैल उसको उतनी ही जकड़ेगी। इसलिए कुछ समय के अंदर वांग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करना बंद कर देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं वो बैल अपने आप वांग से दूर होने लग गया। अब ये देखकर तो वांग काफी खुश हो चुका था। सितुनान वांग से कहते हैं, अगर तुम भागना चाहो तो तुम मेरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ। ये सुनकर वांग कहता है, मैं बहुत देर भाग चुका हूँ, मगर अब नहीं, अब मैं उस त्यांग के बच्चे को सबक सिखाऊंगा। ये सब कहते हुए वांग के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ चुका था। वांग अपने हाथ पे कट करते हुए अपने हाथों से कुछ खून की बूंद को जमीन पे गिरा दिया और वहाँ से चला गया। अब वांग के जाते ही हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब तक त्यांग भी पहुंच चुका था। त्यांग को महसूस होता है कि ये वांग का खून है, इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसा कि हमें पता ही है, यहाँ पर जो भी कल्टीवेटर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है, तब ये सभी बेले एक्टिवेट होकर उस व्यक्ति को जकड़ लेती है और उसे मौत का घाट उतार देती है। लेकिन ये बात त्यांग को नहीं पता थी। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते ही वहाँ पर काफी सारे बेले आ जाती है, जो कि त्यांग को जकड़ लेती है। अब ये देखकर तो त्यांग और भी गुस्से में आ चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन त्यांग के किसी भी अटैक से उन बेलों पे कोई असर नहीं हो रहा था। अब मौका देखकर वांग भी त्यांग पे हमला कर देता है, जिस वजह से तो त्यांग का दिमाग खराब हो चुका था। वो बुरी तरह से इंजर्ड होने लग गया। अब एक समय पर त्यांग अपने आप को उन बेलों से छोड़ा लेता है। अब मौका देखकर त्यांग वांग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। अगर वांग त्यांग को हमले को डोज करते हुए वहाँ से तेज से भागने लग गया। अब ये देख के त्यांग कहता है, तुम आज कितना भी भाग लो, मगर आज तुम्हें मरना ही होगा। ये सब कहते हुए त्यांग अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार वांग पे हमला करने लग गया। दूसरी तरफ वांग भागते भागते एक जगह पे आकर रुक गया। अब ये देखकर त्यांग को कुछ समझ में नहीं आता, आखिर वांग क्यों रुक गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पर रुका है, लेकिन दूसरी तरफ वांग के दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था, जिस वजह से वो वहाँ पर आकर रुक गया था। त्यांग अपना और समय ना गवाकर वांग को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बड़ा करके वांग को मारने के लिए उसे भेज देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग को, जो कि अपनी एक फॉर्मेशन की मदद से त्यांग के स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम देखते हैं उसका फॉर्मेशन भी टूट जाता है, जिस वजह से तो वांग वापस वहाँ से भागने लग गया। अब ये देखकर तो त्यांग को काफी गुस्सा आ चुका था। वो वांग को गुस्से में आते हुए कहता है, क्या तुम भाग रहे हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम मेरा सामना क्यों नहीं करते? लेकिन दूसरी तरफ त्यांग की बातों को इग्नोर करते हुए वांग लगातार आगे की तरफ भाग रहा था। तभी वांग फुसफुसाते हुए कहता है, ये वही जगह है जहाँ पर मैं आने वाला था। ये कहते हुए वो अपनी टेलीपोर्ट की पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। अब दूसरी तरफ त्यांग कुछ समझ पाता उससे पहले उस पे एक पावरफुल व्यक्ति ने हमला कर दिया, जिस वजह से त्यांग का फोकस उस व्यक्ति पे आ चुका था। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये व्यक्ति कौन है और उस पे हमला क्यों कर रहा है। अब इस मॉन्स्टर को देखकर सितुनान
सितुनन हैरान होते हुए वांग से कहते हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि ग्रीन एलेक्सर वाले लोग अभी भी जिंदा होंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग अभी तक मर चुके होंगे। ये लोग काफी इविल होते हैं। ये लोग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लोगों को मारते हैं और उनके सोलों से अपनी पावर को बढ़ाते हैं। इनका सामना करना यानी कि अपनी मौत को दावत देना होगा। तांग अपने आप को उस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए तांग को काफी आसानी से हरा देता है और उसके सभी शील्ड को तोड़ते हुए उसके इस पास में आ गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया। वांग के अंदर से सितुनन वांग से सवाल करते हैं, आखिर तुम्हें कैसे पता कि ग्रीन एलेक्सर यहीं पर होंगे? अब यह सुनकर वांग कहता है, जब मैं यहाँ पर आया था तभी मुझे कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हुआ था जो कि काफी पावरफुल लग रही थी। अब इसी का पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आ गया। मुझे पता था कि यहाँ पर जरूर कोई पावरफुल कल्टीवेटर है जिसकी पावर हम दोनों से भी कई गुना ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर इस तियान को यहाँ पर फंसा दिया। अब इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था तियांग वांग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन वांग काफी चालाकी से ग्रीन एलेक्सर को तियांग के पीछे लगा देता है। ग्रीन एलेक्सर के बारे में हमें सितुनन बताते हैं कि वो काफी खतरनाक पर्सन है। वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लोगों को मारते हैं, जिस वजह से उनकी ताकत काफी ज्यादा होती है। उनसे लड़ना यानी कि अपनी मौत को दावत देना होता है। दूसरी तरफ तियान की हालत उस ग्रीन एलेक्सर से लड़ते लड़ते काफी खराब हो गई थी। अब इस मौके का फायदा उठाकर वांग उस पे हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं तियांग एक झटके में मारा गया। अब आगे अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वांग वहां से जल्दी से निकल गया, क्योंकि वांग को पता होता है ग्रीन एलेक्सर उसके पास भी जरूर आएगा उसे मारने के लिए, इसीलिए वांग वहां से जल्दी से टेलीपोर्ट हो गया। अब ये देखकर तो ग्रीन एलेक्सर पूरी तरह से बौखला गया था। वो अपने मन में कहता है, इतने दिन के बाद मुझे खाना मिला था मगर वो खाना भी यहाँ से चला गया। मैं उस लड़की को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा जिसने मेरे खाने को मुझसे छीना है। मैं उसकी जिंदगी में उससे छीन लूंगा। ये सब कहते हुए वो पूरी तरह से बौखला चुका था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि अभी कल्टीवेशन करके अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। सितुनन वांग से कहते हैं, तुम तो काफी चालाक व्यक्ति हो मगर साथ ही साथ तुम काफी मूर्ख व्यक्ति भी हो, क्योंकि अगर वो ग्रीन एलेक्सर तुम्हें देख लेता तो वो उसी समय तुम्हें मार देता और शायद ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता। मैं एक सोल के रूप में हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। वांग सितुनन से कहते हैं, जैसे तुमने मुझे बताया था फाउंडेशन लेवल पे जाने का सबसे आसान तरीका है किसी फाउंडेशन लेवल वाले को जान से मार के उसकी टेक्निक चुरा लो, उसी तरह मैंने एक फाउंडेशन लेवल वाले को मार दिया और उसकी टेक्निक अब ले लूंगा। अब ये सब सुनकर तो सितुनन पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। वो हैरान होते हुए वांग से कहते हैं, मगर तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी भी व्यक्ति को नहीं मारोगे। ये सुनकर वांग कहता है, ये तो मेरा दुश्मन था जिस वजह से मुझे तो इसे मारना ही था, और वैसे भी इसने मेरे दोस्त को मारा था जिस वजह से मुझे उसका भी बदला लेना पड़ा। ये सब कहते हुए वांग तियान की बॉडी को सामने लेके आ जाता है और उसके अंदर के फाउंडेशन को अपने अंदर लेने की कोशिश करने लगा। तियान अब तक मर चुका था मगर उसकी सोल वांग को धमकाते हुए कहती है, तुम मेरे दादा को नहीं जानते, अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए तुम मेरी सोल को छोड़ दो। तब ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी ग्रैंडपा से कह के तुम्हें एक आसान मौत दे दूं। लेकिन दूसरी तरफ वांग तियान की बातों को इग्नोर करते हुए उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लग गया, जिस वजह से तियान को काफी तकलीफ हो रहा था। दूसरी तरफ तियान की ग्रैंडपा को भी पता चल गया था कि तियान मर चुका है, जिस वजह से वो गुस्से में आ चुके थे। उन्हें पता चलता है कि जिसने तियान को मारा है अब उसकी सोल को भी लेने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया। वो तियान की सोल को बचाने के लिए यहाँ से निकल गए ताकि इस तरीके से वो तियान की सोल को बचा सके, क्योंकि अगर तियान की एक बार सोल बच जाता है तो वो तियान को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन अगर सोल एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो तियान वापस जिंदा नहीं हो सकता। ये सब सोचते हुए तियान के ग्रैंडपा तियान की सोल को बचाने के लिए वहाँ से चले गए। तियान के ग्रैंडफादर वांग से एक पोर्टल के थ्रू कहते हैं, तुमने मेरे पोते की बॉडी को खत्म किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसकी सोल को मुझे लौटा दो, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं, क्योंकि तियान के अलावा मेरे वंश में और कोई नहीं है, जिस वजह से वही मेरा आखिरी वंशज है, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वांग तो तियान की सोल को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। वो उसकी आंखों के सामने ही उसकी सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो लॉकेट तियान की एनर्जी से बंधा हुआ था, जिस वजह से तियान के मरते ही वो लॉकेट नीचे गिरने लग गया। अब ये देखकर उसके ग्रैंडफादर तो और भी गुस्से में आ चुके थे। वो गुस्से से कहते हैं, वांग मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वो भी ऐसी मौत नहीं
बल्कि एक नर्क से भी बदतर मौत दूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि अब तक तियान की सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका था और वो धीरे धीरे करके फाउंडेशन लेवल के फर्स्ट स्टेज। अब ये देखकर सितुनान वांग से कहते हैं तुम्हें तियान की ग्रैंडपा से दूरी बनाए रखना है ताकि इस तरीके से तुम सुरक्षित रहो। ये सुनकर वांग इस पे सहमति जताता है। तभी अचानक से सितुनान वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब ये देखकर तो वांग परेशान हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर सितुनान कैसे बेहोश हो गए। लेकिन कुछ समय के अंदर वांग को ये बात समझ में आ जाता है कि सितुनान ने काफी ज्यादा अपनी पावर को इस्तेमाल कर लिया है, जिस वजह से सितुनान अब डीप स्लीप में जा चुके हैं, जहाँ से निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए वांग सितुनान से माफी मांगते हुए कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तियान को मारने के लिए अपनी जिद पर अड़ा ना रहता तो आपकी इतनी पावर खर्च नहीं होती और आप अभी डीप स्लीप में ना होते, इसलिए मैं आपसे इसके लिए माफी मांगना चाहूंगा। ये सब कहते हुए वांग वहाँ से निकल गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक मॉन्स्टर पे आ गया, जो कि कॉफिन से निकालते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि एक ऐसी जगह को तलाश कर रहा था जहाँ पर वो बैठकर अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस कर सके। इसी तलाश में वांग एक गाँव में आ गया। वांग एक घर में जाकर बैठ गया और वहाँ पर कल्टीवेशन करने लग गया। हम देखते हैं उसकी फाउंडेशन वाली टेक्निक काफी पावरफुल थी, जिस वजह से उसको कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा आसानी हो रही थी। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति अंदर की तरफ आ रहा था। वो आते आते वांग के एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया। वांग का फॉर्मेशन उस व्यक्ति पे हमला करने की कोशिश करता है। अब ये चीज वांग ने भी महसूस कर लिया, जिस वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर उसने अपनी आंखें खोल ली, क्योंकि वांग ने आने से पहले यहाँ पर आसपास में अच्छी तरह से देखा था। उसके अलावा यहाँ पर आसपास में कोई नहीं था, तो अब अचानक से ये व्यक्ति कहाँ से आ गया। ये सब सोचते हुए वांग अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस व्यक्ति पे हमला कर दिया। हम देखते हैं वो व्यक्ति काफी घायल हो गया था, लेकिन तभी वो अचानक से उसने अपने पास से एक तिलिस्मानी निकाल ली और उसे अपने शरीर पे लगा दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब ये देखकर तो वांग पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, आखिर इस व्यक्ति ने अपने आप को कैसे रिकवर कर लिया और वो भी इतनी जल्दी। वांग उस व्यक्ति के सामने आते हुए उससे कहता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, तुम जल्दी से अपने बारे में मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका ब्लेम मुझे मत देना। अब ये सुनकर वो व्यक्ति काफी डर गया और वो अपने भाषा में वांग को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ वांग को उसकी भाषा बोलने नहीं आता था और ना ही उसकी भाषा उसे समझ में आ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति पत्थर से कुछ बनाने की कोशिश करने लगा। अब ये देखकर तो वांग खुद शॉक्ड हो गया था। उससे समझ में आ जाता है कि वो उसके फॉर्मेशन के बारे में उससे बात कर रहा है। वांग ने अपने मन में सोचा जरूर ये व्यक्ति मुझसे मेरा फॉर्मेशन चाहता है, शायद ऐसा हो सकता है कि उस फॉर्मेशन की वजह से ये व्यक्ति यहाँ पर आया है। ये सब सोचते हुए वांग अपने फॉर्मेशन को फिर से रिपेयर करते हुए उसे वो फॉर्मेशन वापस दे देता है। अभी देखकर तो वो व्यक्ति काफी खुश हो गया था। वो व्यक्ति वांग का फॉर्मेशन लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन जाने से पहले वो व्यक्ति वांग को एक पिल देके जाता है। अब उस पिल को देखकर तो वांग पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उस पिल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वांग उस पिल की मदद से वहाँ पर अपनी डुप्लीकेट को बना लेता है। अब ये देखकर तो वांग काफी खुश हो गया। वांग अपनी डुप्लीकेट की पावर बढ़ाने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं उसका डुप्लीकेट की पावर बहुत ज्यादा होती है। अब ये देखकर तो वांग काफी खुश हो गया। वो कहता है समय आने पे मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में वांग एक नई जगह पे आ चुका था, जहाँ पर बैठकर वो कल्टीवेशन करने लग गया। कुछ ही समय के अंदर वांग ने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस वजह से हम देखते हैं उसके अंदर से काफी मात्रा में ठंडी एनर्जी निकल रही थी, जो कि आसपास की चीजों को जमाने लगती है। अब ये देखकर तो वांग काफी खुश हो चुका था कि उसने फाइनली अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी मॉन्स्टर पे आ गया, जो कि ग्रीन एलेक्सर कहता है मैंने तुम्हें 100 साल का टाइम दिया था, मगर तुमने मेरे मास्टर को नहीं ढूंढ पाए, जिस वजह से मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। यह सुनकर तो ग्रीन एलेक्सर काफी डर गया। वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है आपने जो मुझे 100 साल का टाइम दिया था, मैंने इन 100 साल में आपके मास्टर के बारे में काफी कुछ पता लगाया है। ये कहने के बाद वो उस मॉन्स्टर को लेकर वहाँ से निकल गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि अभी कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने वही व्यक्ति आ गया। वो व्यक्ति इशारा करते हुए वांग को अपने पीछे आने को कहता है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि वांग
वांग एक ऐसी जगह को तलाश कर रहा है जहाँ पर काफी मात्रा में एनर्जी हो, इसीलिए वो एक जगह पे आकर प्रार्थना करने लग गया। अब जैसे ही उसकी प्रार्थना खत्म होता है, हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ी सी स्टेचू आ गया था। अब यहाँ पर एनर्जी का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वांग बिना देरी किए वहाँ पर बैठ गया और कल्टीवेशन करने लग गया। हम देखते हैं आसपास की एनर्जी काफी ज्यादा शुद्ध होती है, जिस वजह से वांग उन सभी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर रिफाइन करने लग गया। हम देखते हैं वो जल्दी जल्दी उन एनर्जी को रिफाइन कर रहा था। अब कुछ दिन के अंदर वांग ने अपने 5 लेवल को बढ़ा लिया था, जिस वजह से वांग की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुश होते हुए कहता है, मैंने इन 5 दिनों में 5 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये सब इस एनर्जी की मदद से हो पाया है। सचमुच ये एनर्जी तो काफी शुद्ध है, जिस वजह से मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। इन 5 दिनों के दौरान वांग को उसका नाम भी पता चल चुका था, उसका नाम चैन होता है। तभी चैन कुछ महसूस करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है और वांग को लेकर उसके अंदर चला गया। वांग को तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वो फिर भी चैन के पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर चला गया। तभी हम देखते हैं वहाँ का मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। आसमान में पूरी तरह से काले बादल छा चुके थे, क्योंकि वहाँ पर वही डिमन आ चुका था। वो डिमन आते ही उस स्टेचू पे हमला करने लग गया। वो कहता है, मास्टर आप बाहर निकलिए, मैं आपको आज मार के ही जाऊंगा यहाँ से। वो डिमन अपने मास्टर से कहता है, आप बाहर निकलिए ताकि मैं आपको एक आसानी से मौत दे सकूं, जिसके बाद मैं आपकी टेक्निक और आपकी लेवल को छीन कर मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूंगा। ये सब कहते हुए वो डिमन स्टेचू पे हमला करने लग गया। अब हमें उस स्टेचू के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चे वाला दिखने वाला व्यक्ति वहाँ पर आ चुका था। अब उसे देखकर तो वांग पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। वो कहता है, आखिर तुम हो कौन? अब ये सुनकर वो व्यक्ति कहता है, अभी जो डिमन बाहर है मैं उसका मास्टर हूँ, वो मुझे मार कर मेरी पावर को छीनना चाहता है। अब ये सुनकर तो वांग और भी कंफ्यूज हो गया। वो उस मास्टर से सवाल करता है, आखिर वो तुम्हारा स्टूडेंट तो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? जिस पर वो मास्टर उसे बताता है, आज से हजारों साल पहले मैंने एक सेक्ट का निर्माण किया था, जिसके अंदर काफी पावरफुल व्यक्ति रहते थे, लेकिन हमें एक दूसरे को मार कर ही अपनी पावर को बढ़ा सकते थे। मैंने इस डिमन को अपने सेक्ट के अंदर लेके आया था, लेकिन ये उल्टा मेरे ही लोगों को मार कर उसकी पावर को छीनने लगा, जिस वजह से धीरे धीरे काफी पावरफुल होने लगा। और अब इस तरह से वो मुझे भी मार कर मेरा भी लेवल लेना चाहता है, ताकि इस तरीके से वो काफी पावरफुल व्यक्ति बन जाए। जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने उसके 100 साल के लिए कैद कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मेरी पावर कम हो रही है, जिस वजह से इसने आज मेरे सील को ब्रेक करके वहाँ से निकल गया और अब मुझे ये मार कर अपना बदला लेना चाहता है और मेरी पावर को भी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त के पास जाकर तुम्हें इस सब चीज के बारे में उससे जानकारी देनी होगी, जिसके बाद वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हें बस इतना ही करना है कि मेरे दोस्त को ये सब कुछ बताना होगा। अब यह सुनकर वांग इसके बारे में सोचने लग गया। कुछ ही समय के अंदर वांग इसके लिए तैयार हो जाता है। वांग के मांगते ही उस मास्टर ने वहाँ पर अपने स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल खोल दिया, जिसके बाद वांग उस पोर्टल के थ्रू कॉफी इंसेक्ट की तरफ निकल गया। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर कॉफी इंसेक्ट के अंदर आ गया। वो लोग दिखने में काफी खतरनाक दिख रहे थे। हम देखते हैं वहाँ पर एक टेलीपोर्ट मशीन बन गया और वहाँ पर चैंग और वांग वो टेलीपोर्ट हो गए। अब उन्हें देखकर वो व्यक्ति शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना परमिशन के यहाँ पर आने की? अब ये सुनकर वांग उससे पूरी बात को समझाता है। अब पूरी बात को समझने के बाद वो कहता है, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरे दोस्त के बारे में मुझे आकर जानकारी दी। मैं उसकी मदद करने के लिए जरूर कुछ करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम जाकर यहाँ की एनर्जी को सोख के अपनी पावर को बढ़ा लो। अब वांग के वहाँ से जाते ही वहाँ पर एक पेपेट आ गया। अब वो अपने मास्टर से कहता है, हमारा दोस्त तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, उससे पता नहीं है कि हम ही लोग तो उसे मारने की प्लानिंग बना रहे हैं और हम काफी सालों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की के थ्रू अपने लोकेशन को हमें रिवील कर दिया, जिस वजह से हम उस मास्टर को काफी आराम से मार सकते हैं, लेकिन वांग का भी जरूर उपाय करना होगा, नहीं तो ये बाद में हमारे खिलाफ जा सकता है। खैर इसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगा, क्योंकि ये तो मेरे सामने काफी कमजोर है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि अभी अपने कल्टीवेशन में बिजी होता है, लेकिन तभी उसको कुछ महसूस हुआ, इसलिए वांग अपनी सोल को जमीन के नीचे लेके आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है एक बड़े से इंसान को जो कि कैद हुआ था। वो इंसान वांग से मदद मांगता है। वो कहता है, मुझे यहाँ से निकालो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, मगर तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। अब यह सुनकर वांग हैरान हो गया। वो हैरान होते हुए कहता है, मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकूं। अब यह सुनकर उसे काफी गुस्सा आ गया, इसीलिए वो वांग को वापस उसी को बॉडी में भेज देता है। हम देखते हैं उसने वांग को थोड़ा बहुत घायल भी कर दिया था, जिस वजह से वांग के मुंह से ब्लड आने लग गया।
लिया था। अब अगले सीन में हम उस मास्टर के दोस्त को देखते हैं जो कि एक जगह पे कंपटीशन के लिए आया होता है। यहाँ पर काफी लोग आने वाले थे जो कि उन्हें रूल समझाएंगे, जिसके बाद हमारे डिसाइपल पोर्टल के थ्रू दूसरी दुनिया में जा सकेंगे, जहाँ की पावर को एब्जॉर्ब करके वो अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। और इस बार एल्डर खुद आ रहे हैं, यानी कि वो जरूर हमारे लिए कोई बेनिफिट लेके आ रहे होंगे। ये सब सोचते हुए वो दोनों काफी खुश हो रहे थे। फिर कुछ ही समय के अंदर वो एल्डर भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब उन्हें देखकर वो मास्टर का दोस्त उससे ग्रीट करता है। अब ये देखकर वो एल्डर उससे कहता है तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, अब ये सबको आने दो, उसके बाद मैं रूल समझाता हूँ। अब उसके इतना कहते ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम काफी सारे एल्डर्स को आते हुए देखते हैं। अब उन्हीं में से वहाँ पर स्वानवू सेक्ट का एल्डर भी होता है। स्वानवू सेक्ट ये वही है जिसने हानवू सेक्ट को पूरी तरह से तबाह किया था। कुछ समय बाद हम वहाँ पर तियान के ग्रैंडफादर को भी आते हुए देखते हैं। अब सभी एल्डर्स के आ जाने के बाद वहाँ के चीफ एल्डर्स उनसे कहते हैं जैसा कि आप सभी को पता है उस चीज का पोर्टल हर 500 साल में एक बार खुलता है और हम इस कंपटीशन के दौरान हम 2 ही सेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। कंपटीशन के दौरान 2 ही सेक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद वो यहाँ के इनाम को यहाँ से ले जा सकते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन में। अब कुछ में ऐसी बात करने के बाद वहाँ की स्पीच ओवरा काफी ज्यादा बढ़ गई। हम देखते हैं सभी एल्डर्स को खड़े होने में दिक्कत आने लग गई थी। देखते ही देखते वो सभी झुकने लग गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बड़ा सा इंसान आ गया। वो बड़ा सा इंसान ट्रोल सेक्ट से था। वो कहता है इस बिल को जो भी मुझसे छुपाएगा उसे मैं जान से मार दूंगा, और जो भी मुझे इस स्पिरिट बिल को देगा उसे मैं मुंह मांगे इनाम दूंगा। इसलिए छुपाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं उसका सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये कहने के बाद उसने अपनी स्पीच ओरा को उन सभी से हटा दिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया। वांग के दरवाजे के पास एक एल्डर आते हुए कहता है अगर आपकी कल्टीवेशन हो गया तो आप बाहर निकल सकते हैं। अब ये सुनते ही वांग उस रूम से निकल गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस्टर नाइट पे आ गया। वो अपने लोगों से कहता है हमें एक अच्छा मौका मिला है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, इसीलिए सबको अच्छी से ट्रेनिंग करनी होगी ताकि हमारा सेक्ट उस कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म कर सके और फिर हमारा सेक्ट उस पोर्टल में जाने के लिए जीत जाएगा। इसलिए तुम सभी अच्छे से मेहनत करना, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम सभी अपने अपने सोल का हिस्सा इसके अंदर डाल दो। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। वांग को भी ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उसने भी इस सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था। मिस्टर नाइट आखिरी में कहते हैं जिसने भी 5 लोगों को मारा मैं उसकी सोल को फ्री कर दूंगा, इसलिए तुम सभी चिंता मत करना, बस तुम्हें 5 लोगों को ही मारना होगा। ये कहते हुए मिस्टर नाइट एक एल्डर के हाथों में उन सभी टोकन मिस्टर नाइट उन सभी को जाने को कह देते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर तियान के ग्रैंडफादर पे आ गया जो कि एक एल्डर से कहते हैं मैं वांग को काफी समय से ढूंढ रहा हूँ मगर मुझे मिल नहीं रहा कि वो आखिर कहाँ पर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। अब ये सब सुनकर वो एल्डर तियान के ग्रैंडफादर से कहते हैं उस वांग को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने अपने आप को काफी अच्छे से छुपा रखा होगा, लेकिन मैं चाहूँ तो वांग की फैमिली को ढूंढ सकता हूँ, उसकी मदद से आप वांग तक पहुँच सकते हो। ये आइडिया तियान के ग्रैंडपा को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बदले में तियान के ग्रैंडपा ने उस एल्डर को एक गोल्ड लेवल की आर्मर देते हैं और कहते हैं ये एक ट्रेजर है जो कि आपकी कल्टीवेशन स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। अब ये देखकर तो वो एल्डर के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो अपने एक मिरर की मदद से वांग के गांव को ढूंढने लग गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ जाता है। वांग और बाकी लोग जंगल के अंदर आ चुके थे। वांग अपने मन में सोच रहा होता है उसे जल्द से जल्द उसे अपने सोल के टोकन को लेना होगा, नहीं तो वांग की जिंदगी उनके हाथों में रहेगी। इसीलिए वो सोच रहा होता है किसी तरह उसे उस एल्डर के हाथों से अपने टोकन को लेना होगा। तभी हम देखते हैं वो एल्डर पीछे से आते हुए उन सभी से कहता है यहाँ तक आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मगर अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने सभी के टोकन को बाहर निकाल लिया और सभी को एक साथ तोड़ दिया। अब उस एल्डर को मिस्टर नाइट ने ही बोला था किसी तरह उसे वांग को मारना होगा, चाहे इसके लिए कितने भी स्टूडेंट की जान को लेनी पड़े, इसीलिए वो एल्डर ऐसा कर रहा था। हम देखते हैं वांग का टोकन टूट पाता है, उससे पहले वांग ने अपनी सोल को वहाँ से निकाल लिया था, जिस वजह से उस एल्डर को काफी गुस्सा आ गया। अब बाकी स्टूडेंट मरते ही उस कॉफिन के अंदर चले गए। हम देखते हैं उसके अंदर से काफी अजीब अजीब से उनके चेहरे बदल रहे थे। हम देखते हैं वो सभी स्टूडेंट मिलकर ही उस एल्डर को जान से मार दिया और उनका ही रूप ले लिया। अब अगले सीन में हम वांग की फैमिली को देखते हैं जो कि एक पार्टी के थ्रू वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। हम वहाँ पर वांग के कुछ दोस्तों को भी देखते हैं जो कि वांग के बारे में ये बात कर रहे थे। वो कहते हैं अभी तो हमें पता नहीं कि आखिर वांग किस लेवल पे है, मगर मुझे उम्मीद है कि वो हमसे आगे ही होगा। उसके बाद हमें वांग के माता पिता को दिखाया जाता है जो कि अभी वांग के बारे में सोच रहे थे। वांग के अंकल वांग के मॉम डैड से कहते हैं आप लोग चिंता मत कीजिए, वांग आपसे बहुत जल्द
जल्दी मिलने के लिए आएगा। तभी देखते ही देखते वहाँ का आसमान बदलने लगा। हम देखते हैं वहाँ पर तियान के ग्रैंडपा और वो एल्डर आ जाते हैं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी का सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लग गया। हम देखते हैं उन सभी का सोल पावर एक ही जैसा था, जिस वजह से उस एल्डर को काफी आसानी से वहाँ का लोकेशन पता चल गया था। हम देखते हैं उस पूरे गाँव में रेड एनर्जी फैल चुकी थी। अब इस बात को वांग ने भी महसूस कर लिया कि उसके पेरेंट्स के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वो तो अभी सभी स्टूडेंट्स से बचने में लगा हुआ था। वो एल्डर तियान के ग्रैंडपा से कहते हैं इन सभी को मार के कोई फायदा नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप वांग को यहाँ पर बुला लीजिए और उसे ही मार के अपना पोते के बदला ले लीजिए। मगर तियान के ग्रैंडपा तो काफी गुस्से में थे। वो कहते हैं आज यहाँ पर सारे के सारे मारे जाएंगे। वो उनकी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के सोल को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देता है। वांग की फिजिकल बॉडी तो वहीं पर था, मगर उसकी सोल उसके गाँव में आ जाती है। वांग अपने पेरेंट्स को देखकर काफी खुश हो गया था। वो उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उससे पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक सोल के रूप में है। तियान के ग्रैंडपा वांग से कहते हैं तुमने मेरे पोते को मारा था, आज मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी पूरी, यहाँ तक कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे गाँव को ही खत्म कर दूँ। अब उसकी बातों को सुनकर तो वांग पूरी तरह से डर गया कि अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी वो यहाँ पर सोल के रूप में था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग की फिजिकल बॉडी के पास आ गया। वांग जल्दी से अपनी फिजिकल बॉडी के आसपास एक फॉर्मेशन बना देता है ताकि वो कुछ समय के लिए इनसे छुटकारा पा सके। दूसरी तरफ तियान के ग्रैंडपा वहाँ पर एक सोल को समन कर लेते हैं। हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके वहाँ के सभी लोगों को मारे। वांग गुस्से में आते हुए तियान के ग्रैंडपा से कहते हैं अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम मेरे पास आके मुझे मारो, ये निर्दोष लोगों को मत मारो। मैंने तुम्हारे पोते को मारकर उसकी सारी कल्टीवेशन पावर छीनी थी। पर तियान के ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हें भी मारूंगा, मगर पहले मैं तुम्हें तरपा तो दूं। जैसे तुमने मेरे पोते को मेरे सामने ही मारा था, उसी तरह मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म करूंगा। फिर उसके बाद में वहाँ पर आकर मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये सब कहते हुए वो काफी हंस रहे थे। वांग अपने अटैक को तैयार करते हुए उन सभी पर करने की कोशिश करता है, मगर वो एक सोल के रूप में था, जिस वजह से उसका कोई भी अटैक उन सभी पर नहीं लग रहा था। अब आखिरी में तियान के ग्रैंडपा वांग के मॉम डैड के भी सोल को खत्म करने लगते हैं। अब ये देखकर तो वांग अपने घुटनों पे आ चुका था। वो अपने पेरेंट्स से कहता है मैंने आपको एक पिल दिया था, आप उसे दबा दीजिए जिस वजह से मैं यहाँ पर आ सकूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वांग के माता पिता जानते थे कि वांग अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस व्यक्ति का सामना कर सके, इसलिए वो खुशी खुशी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वांग के पेरेंट्स वांग से कहते हैं हम तुम्हें यहाँ पर बुलाकर किसी मुसीबत में नहीं डाल सकते, उससे बेहतर कि हम अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लें और अपने आप का ध्यान रखना। ये कहते हुए उन दोनों की सोल भी गायब हो गई। अब अपने पेरेंट्स की ऐसी बातें सुनकर वांग काफी इमोशनल हो गया था। अब उससे काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है। अब देखते देखते वांग का पूरा बाल व्हाइट हो गया। हम देखते हैं वो पूरी जगह बर्फ में जम चुकी थी। वांग वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट को देखता उन सभी को बर्फ में जमा कर मार देता और उन सभी को टोकन ले लेता, क्योंकि कंपटीशन को जीतने के लिए वांग को फर्स्ट नंबर पे आना होगा, तभी वो तियान के ग्रैंडपा के सामने पहुंच सकता था। वांग एक चोटी पर आकर अपने घुटनों पे आ जाता है। वो अपने आप को सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर ना आया होता तो मैं खुशहाल जिंदगी जी सकता था। अब वहाँ पर सितुनान आते हैं और वांग से आते हुए कहते हैं तुमने अभी जो ब्रेक थ्रू किया है वो सबसे खतरनाक ब्रेक थ्रू है, और जहाँ तक रही तुम्हारी मॉम डैड की तो मैं उनको जिंदा करने की कोशिश कर सकता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा तियान की ग्रैंडपा नेशनल सोल लेवल पर है, जिस वजह से उनके पास एक सोल फ्लैग होगा। अगर तुम किसी तरह उस फ्लैग को ले लो तो मैं तुम्हारी मॉम डैड को वापस जिंदा करने की कोशिश कर सकता हूँ। अब ये सुनकर तो वांग पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। वो खुश होते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ सितुनान कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, मगर मेरी पावर अभी तक रिकवर नहीं हुई है, जिस वजह से तुम उस सोल फ्लैग को लेकर तुम उस टेलीपोर्ट के अंदर चले जाना। के बाद मैं अपने आप को रिकवर करके तुम्हारे माता पिता को वापस जिंदा करने की कोशिश कर सकता हूँ। अब सितुनान की बात सुनने के बाद वांग ऐसा करने की सोच लेता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि अभी सभी को मार रहा था और उनकी टोकन को ले रहा होता है। जो वांग के सामने सरेंडर कर देते वांग उसे छोड़ देता और बाकी सभी को मारकर उनकी टोकन ले लेता। हम देखते हैं तियान के ग्रैंडपा के सेक्ट के एक व्यक्ति के पास वांग आ चुका था। वो लड़का वांग से कहता है तुम्हें जीतने के लिए एक टोकन है, मुझे पता है वो टोकन किस लड़की के पास है, वो हमारे ही टीम की एक लड़की है। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें उस लड़की के पास पहुंचा सकता हूँ। अब यह सुनकर वांग इसके लिए तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में वो लड़का अपनी दोस्त के पास लेके आ चुका था। वो कहता है तुम इसे अपना टोकन दे दो, नहीं तो यह हम दोनों को मार देगा। अब वांग की ऐसी पावर को देखकर वो लड़की भी डर चुकी थी, इसलिए वो
बिना हिचके वांग को अपना टोकन दे देती है ताकि वांग इस ट्रायल को पास कर ले। अब वांग उस टोकन को लेकर वहाँ से निकल गया। अब अगले सीन में हम वांग को देखते हैं जिसके पास सभी के सभी टोकन आ चुके थे, यानी कि वांग को छोड़कर अब कोई इस वैली में नहीं बचा था, जिस वजह से वांग इस कंपटीशन को जीत चुका होता है। वांग उन सभी पोर्टल के अंदर से ट्रेजर को निकाल रहा होता है ताकि उनके अंदर से वांग ने इस टोकन के अलावा भी कई लोगों से कई चीज लिया था, जिस वजह से वो ट्रेजर को निकाल कर अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है ताकि वांग तियान के ग्रैंडपा का सामना कर सके। वो कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरा बहुत जल्दी इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। वांग की ऐसा कहती है हमारा सीन शिफ्ट होकर वो तियान के ग्रैंडपा पे आ गया जो कि अभी वांग के आने का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं वांग तुम जल्दी आ जाओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। अब वांग अपनी फैमिली का बदला ले पाएगा ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें।